नमस्कार दोस्तों, द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेक इन इंडिया के बारे में कि कैसे मेक इन इंडिया जो कि ऑन सरफेस बहुत ही अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, धीरे धीरे ये घूम फिर के मेक इन इंडिया की जगह ये असेंबल इन इंडिया होता जा रहा है और हम धीरे धीरे वहीं पहुंचते जा रहे हैं अपने डिफेंस इंपोर्ट्स के मामले में, अपने डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में, जहां पे हमने 2014 में शुरुआत की थी। यानी कि रियल मेक इन इंडिया की जगह बस असेंबल इन इंडिया। बट दिस टाइम डिफरेंस ये है कि मेक इन असेंबल इन इंडिया जो होगा वो पहले सरकारी कंपनियों के द्वारा किया जाता था, अब सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों द्वारा किया जाएगा। तो ये वीडियो बनाने का यही कारण था कि जैसे कि आपको मालूम होगा, रिसेंटली इंडियन आर्मी ने जो है 73,000 एक्स्ट्रा 6 और 7.62x51 राइफल्स का ऑर्डर दिया है और उसके बाद से ही इंडियन मैन्युफैक्चरिंग गन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है SSS डिफेंस, उसके सीईओ ने एक बहुत ही लंबा चौड़ा एक ट्वीट थ्रेड लिखा था जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी। हालांकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रहा हूं क्योंकि मेरे ख्याल से जो 73,000 एक्स्ट्रा से राइफल्स आई हैं वो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट थी। हालांकि अगर उसकी जगह एक इंडियन ब्रांड होता तो इंडियन डिज़ाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड गन होता तो बेहतर होता, बट ऐसा नहीं है क्योंकि दैट वाज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। बट बीइंग सेड दैट, ये जो ट्रेंड है मेक इन इंडिया के नाम पे फॉरेन इंपोर्टेड चीज़ों को अंदर जैसे तैसे इंपोर्ट करवा लेना और उसको एक इंडियन नेम देके या फिर इंडिया में असेंबल करके उसको इंडिजिनस बोल देना, ये ट्रेंड काफ़ी अब ज़्यादा बढ़ने लगा है। खासकर लास्ट 2-3 सालों से, जब एक रीसेंट इंसिडेंट था जहाँ पे एक हर्मीज 900 ड्रोन को इंडिया में बना के उसे एक कंपनी ने दृष्टि 10 के नाम से बेच दिया और उसको कहा गया कि ये इंडिजिनसली डिज़ाइन एंड डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड है। हालांकि ये जो ड्रोन है ये पूरी तरह इजराइल में डिज़ाइन एंड डेवलप्ड है। मैन्युफैक्चर भी यहाँ पे रिसेंटली चालू हुई है, वो भी एक लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग की तरह पे। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और ये सब पे अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले जब हम डिस्कशन करते हैं कि कोई चीज़ यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है तो हमें पहले उसको अच्छे से समझना पड़ेगा कि कैसी टाइप की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब हम इस पार्ट में उसे समझेंगे। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में 2 मेजर टाइप होते हैं इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टेक्स्ट में। एक है भाई एक ऐसा हथियार जो कि इंडिया में डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है, उसे यहाँ पे ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो ये होता है एक्चुअल में 100% इंडिजिनस वेपन या फिर प्लेटफॉर्म। तो इसमें कुछ कैवियाट्स भी है। तो मान लीजिए कि अगर कोई प्लेटफॉर्म है, कोई वेपन है जिसके कुछ कंपोनेंट्स बाहर से आए हैं तो और उसमें काफ़ी पार्ट हो सकता है इंपोर्टेड है, काफ़ी कंपोनेंट्स इंपोर्टेड है, तो फिर भी हम उसको इंडिजिनस बोलेंगे। क्योंकि पहली बात तो है क्योंकि भाई वो जो प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल तेजस, उसका जो सॉफ्टवेयर है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसकी जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है वो पूरी तरह इंडिया में किया गया है। इसलिए उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो इंडिया ओन करता है। इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे खेल में सारा जो खेल है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ही है। तो अगर आपको सही में जानना है कि कोई वेपन सिस्टम इंडिजिनस है कि नहीं है, तो सबसे पहले आपका सवाल होना चाहिए कि भाई इसमें इस वेपन प्लेटफॉर्म का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनर है वो कौन है। तो मोस्ट केसेस में जब लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग होती है, इनफैक्ट 100% केसेस में जब लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग होती है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो होता है, वो है फॉरेन कंपनीज़ के केस में। चाहे वो सुखोई 30 MKI हो जो कि इंडिया में हमने करीबन 300-350 बना लिए हैं, तो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ इसकी रशियन पेरेंट कंपनी सुखोई के पास है। चाहे वो रफाल हो, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डसॉल के पास है। चाहे वो BMP-2 हो जो कि हमारे इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है प्रेजेंटली, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रशियंस के पास है। आने वाले टाइम में जितनी भी इंपोर्टेड गन्स है, इंपोर्टेड जितनी भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी सबकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनके फॉरेन OEMs के पास होती है और ये इंडियन पार्टनर यहाँ पे बस खोखा जोड़ते हैं, उनको असेंबल करते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या सिग्निफिकेंस होता है? तो ये मान लीजिए कि जब कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करती है एक सिस्टम में इतना टाइम और पैसा, जो कि इंडियन कंपनीज बहुत कम करती हैं, बहुत लिमिटेड प्लेयर्स हैं जो डिफेंस में सही में R&D कर रहे हैं, वो हम आगे चल के बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में। बट इन जनरल जो बाहर की कंपनियां होती है वो टेक्नोलॉजी एडवांस्ड और मैन्युफैक्चरिंग एडवांसमेंट्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो जब वो पैसा इन्वेस्ट कर रही है, टाइम इन्वेस्ट कर रही है, वो चाहती हैं कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है उसको कोई कॉपी ना कर सके, उसको कोई चुरा ना सके, उसको उसमें अगर कोई उसका कस्टमर खरीदता है उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशंस करने के लिए अपने आप ना कर सके, उसके लिए भी
जो फॉरेन जो पेरेंट कंपनी है उस प्रोडक्ट की उससे परमिशन लेनी पड़े। और चूंकि ये जो मॉडिफिकेशंस होते हैं ये भी एक तरीके का रेवेन्यू स्ट्रीम होती है पेरेंट कंपनी के लिए, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस केस को समझने के लिए कि कैसे मेक इन इंडिया के नाम पे एक नया सर्कस चालू कर दिया गया है। तो आप जब देखते हैं कि भाई हम इतने सालों से सुखोई 30 MKI इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इतने सालों से T90 टैंक्स हमने मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपने अवधि तमिलनाडु के प्लांट में, इतने सालों से हम 8 साल करीबन हो गए हमने रफाल्स लिए हैं, हमने काफ़ी सारे और AK-203 भी हम अमेठी में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी पता लगेगा कि इंडिया फिर भी मेजर इंपोर्टर है। उसका पहला कारण ये है कि भले ही ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, इनको इंपोर्ट्स में ही गिना जाता है। तो ये सारे वेपन सिस्टम्स जो है ये हमारे प्रोडक्शंस में नहीं गिने जाने चाहिए, या फिर गिने भी नहीं जाते हैं, ये इंपोर्ट में ही गिने जाते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। ये नॉकडाउन किट या सेमी नॉकडाउन किट्स में पार्ट्स वहाँ से आते हैं और यहाँ पे बस इनकी स्क्रू ड्राइवर गिरी करके इन्हें असेंबल किया जाता है और उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसलिए हम इन्हें जोड़ना जानते हैं, लेकिन हमें कोई चीज़ क्या कोई बोल्ट कहीं पे क्यों लगाई गई है इसका कोई नॉलेज नहीं है, और इसलिए ही हम कोई नया इनोवेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लास्ट 70 सालों से हम यही कर रहे हैं कि हम नो हाउ जानते हैं, नो व्हाट जानते हैं, लेकिन हमारे पास नो वाई नहीं मालूम है कि कोई मटेरियल किसी चीज़ में क्यों यूज़ हो रही है। हम बस वहाँ पे जोड़ देते हैं, बट क्यों यूज़ हो रही है उसका कोई हमारे पास जवाब नहीं है। और अभी जो मेक इन इंडिया के नाम पे ये असेंबली का काम चल रहा है, तो इसमें भी सेम चीज़ें हो रही है पहले क्या होता था, पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ये काम किया करती थी, अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज़ भी काफ़ी सारी इसमें यही लग रही हैं। यहाँ पे मैं उन्हीं प्राइवेट कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ जो बाहर से यहाँ पे सामान ले आके बिना किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के यहाँ पे असेंबल करके लोएस्ट बिडर के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट जीत जाती हैं। उससे जो होता है, क्या होता है कि जो कंपनीज यहाँ पे इंडिया में रह के R&D में इन्वेस्ट करती है उनका बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये जो फॉरेन से जो नॉकडाउन किट ले आके यहाँ पे असेंबल करने वाली कंपनियां हैं, ये बेसिकली कॉस्ट को जो है अंडरकट कर देती है टेंडर्स में, और इसलिए वो जीत जाती है। लेकिन उनकी असेंबली इंडिया में होती है, तो ये आसान होता है दिखाना कि यहाँ पे उन्होंने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करी है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे हर्मीज 900 को दृष्टि 10 बोल के बेचा गया। कार्बाइन टेंडर में भी यही हो रहा है कि कोई ब्राज़ीलियन कंपनी है, उसका गन ले आके यहाँ पे असेंबल करके उसे इंडिजिनसली डिज़ाइन एंड डेवलप बोला जा रहा है। ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज है जो सेम कर रही हैं, और उसके चक्कर में जो एक्चुअल प्लेयर्स हैं वो उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। सिमिलर केस आर्टिलरी के केस में भी है, जो कि 400 टोड गन सिस्टम्स का जो टेंडर है उसमें भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं वो इजराइल से उठा के सामान लेके आती है, यहाँ पे असेंबल करती है, और उन्हें टेंडर में एज अ इंडिजिनसली डिज़ाइन एंड डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट कह के बेचा जा रहा है। जबकि इंडिया में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, टाटाज, L&T, फिर भारत फोर्ज, नीडलेस टू से भारत फोर्ज के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आर्टिलरी में सबसे शानदार है, और उनको मोस्ट प्रोबेबली इस सिस्टम से एक टफ फाइट मिलेगी, क्योंकि हमारे MOD में, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अभी भी इंपोर्टेड आइटम्स के लिए, इंपोर्टेड हथियारों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस है कंपेयर टू इंडिजिनस प्रोडक्ट्स, खासकर ऐसे आइटम्स के लिए जो कि स्ट्रेटेजिक इन नेचर नहीं है, जिन्हें इंपोर्ट किया जा सकता है और कोई भी कंट्री उसे हमें बेचने के लिए तैयार रहेगी। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि कैसे ये जो हम बाहर से इंपोर्टेड सामान ले आके इसको हम बोलते हैं कि इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड है, एक टाइप का झूठ है। पहला, इसमें मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा। पहला तो है जो AK-203 राइफल की डील थी, उसको कहा जा रहा था कि पूरी तरह इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर होगी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनेगी। बाद में अभी हम धीरे धीरे समझ रहे हैं वो सब एक तरीके का जुमला था। अभी जो अमेठी के फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होकर निकल रहा है वो ऑलरेडी काफ़ी लेट निकल रहा है। उसमें इंडिजिनस कॉन्टेंट सिर्फ 5% है, एक गन में सिर्फ 5% है। और अगर ये सही में इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड है तो इसमें इतना डिले क्यों हो रहा है? एक सिंपल सा सवाल है। वो डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स मोस्टली जो रशिया से ही आ रहे हैं, पूरा का पूरा किट ही रशिया से आ रहा है, यहाँ पे आके बस उसको असेंबल किया जा रहा है, वो वहाँ से टाइमली नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नोन सी फैक्ट है वहाँ पे सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत टफ है रशिया के लिए, और उनका जो पूरा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो उस पूरे सिचुएशन को हैंडल करने में लगा हुआ है। इसलिए एक्सपोर्ट्स के लिए उनके पास ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं है। तो सबसे पहला नुकसान तो इंपोर्ट करके यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर गिरी करने का जो नुकसान है वो पहले ही दिख जाता है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि भले ही हम यहाँ पे उसको जोड़ ले, हमें डिपेंडेंट तो उस इंपोर्टिंग कंट्री पे ही रहना पड़ेगा अपने वॉर टाइम के लिए, जो कि ऑलरेडी हो ही रहा है। हम तेजस के मामले में देख रहे हैं कि GE का इंजन जो आना था वो अब ऑलमोस्ट 1.5 साल लेट चल रहा है। तेजस मार्क 1A जो कि जुलाई में आना था वो अब दिसंबर में आने की बात हो रही है। तो ये कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है
कि भाई ये इमेजिनरी सिचुएशन है, ये बिल्कुल ही प्लॉसिबल सिचुएशन है, खासकर अमेरिका के मामले में। और कैसे अमेरिका खुद चाहता है कि हम आत्मनिर्भर, सही में आत्मनिर्भर ना बने, तो उसके लिए हमें सिर्फ 2 या 3 डील देखने की ज़रूरत है कि भाई जहाँ पे ये पहला गन का डील है, वहाँ पे सारे टेंडर्स में जहाँ पे भी इंडिजिनसली डिज़ाइन एंड डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड की बात की जा रही है, वहाँ पे सारी अमेरिकन कंपनीज़ ने किसी इंडियन पार्टनर के साथ डील करके एक जॉइंट वेंचर बना के अपना प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। हालांकि उसमें डिज़ाइन एंड डेवलप वो पूरा यूएस में ही हुआ है, यहाँ पे बस उसको असेंबल किया जाएगा। और जो नेचुरली से यहाँ पे डिज़ाइन एंड डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड गन्स है, जो कि कुछ केसेस में SSS डिफेंस बनाती है, कुछ केसेस में भारत फोर्ज के अपने डिज़ाइंस हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक तरीके से कंसंट्रेटेड एफर्ट चल रहा है कि यहाँ पे चल रहा है जितने भी प्रोग्राम्स है, बेसिक इन्फेंट्री रिलेटेड प्रोग्राम्स है, उनको स्कटल करने की कोशिश की जा रही है। उसमें नेक्स्ट जो केस है वो है DRDO वैप और महिंद्रा वैप का, जो कि आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं, एक आर्मर्ड प्रोटेक्टेड व्हीकल्स है। तो इनके बजाय स्ट्राइकर खरीदने का सबसे बड़ा बहाना ये बताया जा रहा है। तो किसी ने लिखा था कि एक प्रिंट के आर्टिकल में कि ये APCs हैं और IFV नहीं है। आप कोई भी APC उठा लो, आपको उसका एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल का वर्जन मिल जाएगा दुनिया के किसी भी केस में, चाहे वो यूरोप के काफ़ी सारे इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स है जो कि एक एग्जिस्टिंग APC के वेरिएंट पे बेस्ड है। कहीं साउथ कोरियन मॉडल्स मिल जाएंगे, कहीं सारे दूसरे कंट्रीज़ के भी मॉडल्स मिल जाएंगे जहाँ पे एक APC को IFV में कन्वर्ट किया गया है। इनफैक्ट टाटा के जो APCs के वेरिएंट है, जो टाटा कैस्ट्रल का जो वेरिएंट है, टाटा ने उसका इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल वर्जन भी लाइव दिखाया है। उस पर एक BMP-2 का टर्रेट था और एडवांस टर्रेट के नाम पे उन्होंने एक दूसरा 30 mm कैनन का टर्रेट लगाया हुआ था। सेम केस फॉर द महिंद्रा वैप। और तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे एक इन्फिनिटी लूप सा चालू हो गया है। तो अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे US जो है अपने तार इंडिया में एक तरीके से बढ़ा रहा है कि यहाँ के जितने इंडिजिनस प्रोग्राम हैं उसको डिरेल किया जाए, चाहे वो इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल का हो, चाहे वो राइफल्स का हो, चाहे वो हमारे जेट इंजन या फिर हमारे एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स का हो। और इससे हमें एक सबसे बड़ी सीख जो लेनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि भाई हम इंपोर्ट्स पे, क्रिटिकल कंपोनेंट्स के इंपोर्ट्स पे नहीं डिपेंडेंट रह सकते, और उसके लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाने ही पड़ेंगे। कावेरी इंजन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा लगा है वो बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा ही कम है, और इसलिए हमें उसका खामियाजा आज झेलना पड़ रहा है। 8 साल हो गए लेकिन एक इंजन टेस्ट फैसिलिटी ढंग की हमारे पास नहीं है। हमें टेस्टिंग करने के लिए यूरोप या फिर अमेरिका में भेजना पड़ता है अपने जेट इंजन्स को। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अब हम कुछ, पहला तो है कि भाई कि हमारे जो इंडिजिनस सिस्टम्स है वो बैटल प्रूवन नहीं है। तो भाई जितने भी मेजर सुपर पावर्स हैं उनका जो भी नया सिस्टम आता है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, उस पर पहला उसका बैच आता है, फिर उस पर रिवर्क किया जाता है, फिर उसको मॉडिफाई करके उसका नेक्स्ट बैच आता है। तो हर सक्सेसिव बैच अपने पिछले बैच से बढ़िया होता है। तो एक बैच वाइज इंप्रूवमेंट का कल्चर हमारे हम जिन भी कंट्रीज से खरीदते हैं उन सारी कंट्रीज़ में है एक्सेप्ट अस। हम एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह है जिसे बस एक दुकान में जाना है और जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो उठा के लानी है। बट इन केस ऑफ दी मेजर सुपर पावर्स, फॉर एग्जांपल रशिया, चाइना, अमेरिका, ये बैचेस में अपने वेपन्स बनाते हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग और फिर उनको यूज़ में लाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेते हैं और जो यहाँ पे सिस्टम्स बना रहे हैं उनके साथ हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का या फिर आर्म्ड फोर्सेस का कितना इंटरेक्शन है वो पता नहीं, लेकिन जो रिजल्ट्स निकल के सामने आ रहे हैं उसमें ऐसा ही लगता है कि ये जो आर्म्ड फोर्सेस के बीच में और इंडस्ट्री के बीच में कनेक्ट है वो ना के बराबर है। और ये प्रॉब्लम बहुत बार हमारे एक्स डिफेंस मिनिस्टर लेट श्री मनोहर पर्रिकर जी ने भी बोली थी और उसका अभी हमें एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन रिसेंटली दिखने को मिल रहा है। तो चाइना की बात करें तो USA की बात करें, ये सारे अपना ही सिस्टम्स खुद बनाते हैं और उसको अडॉप्ट करते हैं। एंड हर वो सिस्टम जो पहली बार बनाया जा रहा है इन कंट्रीज़ में, उनमें से कोई भी बैटल प्रूवन नहीं है। वो उनका हर बार हर नए सिस्टम का एक फ़र्स्ट टाइम होता है और उनको फिर रिफ़ाइन किया जाता है। तो रिफ़ाइनमेंट वाला कल्चर नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि भाई हम अकेले वॉर में हैं। USA भी बहुत टाइम से बहुत अलग अलग जोन्स में उनका एक वॉर लाइक सिचुएशन चलता है। वो लेकिन अपने थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए डिस्पाइट दोज थिंग्स अपने सिस्टम्स को रिफ़ाइन करते हैं, उन पे वर्क करते हैं और उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दो प्रॉब्लम्स है। पहला तो है कि
जो कस्टमर है और जो सप्लायर है उसके बीच में कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन है नहीं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है। और एक तरीके की जो कस्टमर है या जो इस केस में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखती है कि भाई जब तक गोरा हमको बेचेगा नहीं तब तक वो चीज़ अच्छी नहीं होगी। जब तक कोई चीज़ हम, इनफैक्ट ये बेसिक इंडियंस की भी मानसिकता है कि भाई हम कोई गोरा देखते ही हम उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने चले जाते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हम में है इन जनरल इंडियंस में, और ये धीरे धीरे, और ये नेचुरल सी बात है, ये हर एस्पेक्ट में दिखेगी क्योंकि ये जो एमओडी में जो फोर्सेज में लोग होते हैं वो इन्हीं आम जनता से ही जाते हैं। तो उनमें भी ये चीज़ दिखती है कि जब एक गोरा आदमी कुछ बनाएगा तो वो बहुत अच्छा ही होगा, और हम जैसा कोई भूरा आदमी बनाएगा तो वो एक सब स्टैंडर्ड चीज़ ही होगी। तो इसमें एक साइकोलॉजी का भी प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। फिर सिग राइफल के बाद एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन बात जो आई वो थी, आर्गुमेंट जो थी वो थी कि भाई पहले ही हमने 73,000 खरीद लिए थे, तो उस कॉमनलिटी रखने के लिए हमने और 73,000 ले लिए। तो कॉमनलिटी वाली ही अगर बात रखनी है तो ये सेम लॉजिक फिर जोरावर लाइट टैंक के मामले में भी आती है, जहाँ पे 59 लाइट टैंक्स का ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है, बट फिर 360 एक्स्ट्रा टैंक्स के लिए एक टेंडर जारी किया गया है। क्यों भाई, जब एक लाइट टैंक आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार बन रहा है तो कॉमनलिटी के लिए आप दूसरे 300 टैंक्स भी खरीद लीजिए L&T से। लेकिन तो एक तरीके से ये एक जो लोग ऐसा आर्गुमेंट दे रहे हैं ये प्योर हिपोक्रेसी है, जस्ट टू जस्टिफाई इम्पोर्ट्स। फिर अगर ऐसे कॉमनलिटी वाली ही बात है तो आपने स्ट्राइकर क्यों लेना है? आपने टाटा कैस्ट्रल का जो IPMV वेरिएंट है वो ऑलरेडी ले रखा है। यू वर्क विद दी टाटाज एंड कम अप एक IFV वेरिएंट के साथ आ जाइए, ICV वेरिएंट के साथ, क्योंकि टाटा ने ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट कर रखा है कि दी टाटा कैस्ट्रल इज़ वेल इनफ केपेबल टू बी मॉडिफाइड इनटू इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। उसको इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में कन्वर्ट किया जा सकता है क्वाइट ईजीली। उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपोज में इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया है। तो अगेन ये बहुत ही हिपोक्रेटिक बात है। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें इम्पोर्ट से ऐसा लगता है कि देश को फ़ायदा हो रहा होगा, बट इम्पोर्ट से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमारा बहुत ज़्यादा उसमें इन जनरल नुकसान ही होता है। हमें एक शॉर्ट इन द आर्म तो मिल जाता है, बट लॉन्ग टर्म जब वॉर होगा तो कौन सप्लाई चेन देखेगा, उसकी स्पेयर पार्ट्स कैसे मैनेज किए जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो ये जो बाहर से ले आके उसको असेंबल करके इंडिया में बेचने का जो एक नया चलन चला है, उस पर क्या स्टेप्स, उसके अगेंस्ट क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं मुझे नहीं मालूम। आपको कुछ पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बट कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, जैसे आर्टिलरी के मामले में भारत फोर्ज है, टाटाज़ हैं, उसके बाद जो लैंड सिस्टम्स है उसके मामले में टाटा एंड महिंद्रा ने वेब्स बनाए हैं जो कि ऑन एवरी एस्पेक्ट स्ट्राइकर से बेटर है। बस उस पर उसके ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ पे काम करना बाकी है। बट अगेन जब इन कंपनीज़ ने आर्मी के रिक्वायरमेंट के अनुसार ये इस चीज़ को बनाया है तो आर्मी रिक्वेस्ट करेगी तो डेफिनेटली उनके पास एक ICV वेरिएंट भी होगा, वो बनाने के लिए केपेबल है, और वो गवर्नमेंट ओन कंपनीज से वो फास्टर पेस पे ये प्रोजेक्ट जो है कर पाएंगे। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा जहाँ धांधली हुई है वो है ड्रोन्स के मामले में, जहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जो है अभी चाइना से कंपोनेंट्स ले आके बेचती है। आर्मी को कई सारे ऐसे ड्रोन्स बेचे गए हैं जिनमें चाइनीज़ कंपोनेंट्स थी। फिर कई ऐसे ड्रोन्स आर्मी ने खरीदे हैं इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के नाम पे, जिनको ऑन रिकॉर्ड आके इंडिजिनसली डिज़ाइन एंड डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कहा गया है, जबकि वो पूरी तरह डिज़ाइन एंड डेवलप्ड इजराइल में हुई थी। प्रॉब्लम है कि अगर हम इस तरीके से ही इस तरीके के कल्चर को प्रमोट करते रहेंगे जहाँ पे एक कंपनी सस्ते में आके फ़ॉरेन का माल IDDM या फिर फ़ॉरेन का इम्पोर्टेड माल यहाँ पे असेंबल करके उसको एज अ इंडिजिनसली डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बोल के बेच देती है, तो उससे सबसे बड़ा नुकसान तो यही है जो जेन्युइन कंपनीज़ है जिन्होंने यहाँ पे R&D का पैसा लगाया है। बहुत पैसा लगता है डिफेंस रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स को डिज़ाइन एंड डेवलप करने में, उनके लिए एक डिस्करेजिंग फैक्टर है। क्योंकि अगर जब 2014 में सरकार ने बोला था कि आप इन्वेस्ट करिए तो एक एक्सपेक्टेशन रहती है कंपनीज़ की कि अगर हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ऑर्डर्स मिलेंगे। और यहाँ पर जो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि भाई चलो कि आर्ग्यूमेंट आता है अगेंस्ट में कि कोई डील क्यों हारे, तो क्योंकि सबसे पहले बोल दिया जाता है ख़राब है। तो भाई एक चीज़ ख़राब हो सकती है, हर चीज़ तो ख़राब नहीं होगी। लेकिन ये जो पिछले कई सारे डील्स में ये देखा जा रहा है कि जो फॉरेन की कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे एक इंडियन पार्टनर के साथ टाई अप करके यहाँ पे सामान असेंबल करके उसको चिपका देती है कह के कि ये इंडिजिनसली डिज़ाइन एंड डेवलप्ड है। ये एक फ्रॉड है मेरे ख्याल से। इसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये सीधा फ्रॉड है एक तरीके का।
और इससे इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि 70 साल से हम यही काम करते आ रहे हैं, उससे हमें अभी तक तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और यही काम अगर कंटिन्यू करते रहे तो आगे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा उनसे होगा जो लोग सही में इन्वेस्ट कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जैसे कि टाटाज हो गए, भारत फोर्ज हो गए, ट्रिपल एस डिफेंस हो गई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स हो गए, उन्होंने नए कई सारे प्रोडक्ट्स निकाले हैं। महिंद्राज हो गए जिन्होंने काफ़ी सारे लैंड सिस्टम्स, आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल बनाए हैं, उनको वो लोग R&D में इन्वेस्ट करते हैं और उनको ऑर्डर नहीं मिलता है, तो उनके लिए ये नुकसान है। नेक्स्ट जस्टिफिकेशन ये मिलता है कि ये एक्सपोर्ट मार्केट में ट्राई कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि डिफेंस का जो मार्केट है वो ऐसे काम नहीं करता है। एक्सपोर्ट मार्केट में भी आपका प्रोडक्ट तभी चलेगा जब ओरिजिन कंट्री वाले मार्केट में आपको एक बड़ा ऑर्डर मिल रखा हो। ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ ये प्रेफर करती है कि वो जो प्लेटफॉर्म इंपोर्ट करने वाले हैं, तो वो जो इंपोर्ट जिस कंट्री से करने वाले हैं, क्या वो कंट्री इस प्रोडक्ट को यूज़ करती है? अगर नहीं करती है तो वो जो इंपोर्ट कस्टमर है उसके लिए एक रेड फ्लैग होता है, वो उस प्लेटफॉर्म को प्रेफर नहीं करता है। तो जो मेजर सुपर पावर्स है उनके लिए जो इंडिजिनस सिस्टम्स होते हैं, एक तरीके की रेवेन्यू स्ट्रीम होती है और एक नेशनल प्राइड भी रहता है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए वो बहुत प्रेफर करते हैं कि उनकी आर्मी में मैक्स टू मैक्स इंडिजिनसली डिज़ाइन एंड डेवलप्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चर्ड वेपन प्लेटफॉर्म्स ही रहे, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, चाहे वो USA हो। सारी कंट्रीज़ अपना खुद का प्लेटफॉर्म यूज़ करती है, चाहे वो और उनका सबका प्रोग्रेस वैसा ही रहता है कि बैच वाइज इंप्रूवमेंट रहती है। इंडिया के केस में नहीं है। भारत तब तक किसी किस्म का विश्वगुरु सुपर पावर नहीं बन सकता जब तक हम अपने हथियार खुद ना डिज़ाइन करें। आई रिपीट, डिज़ाइन और डेवलप करें। बाहर से ले आके यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने को इंडिजिनस नहीं बोलते हैं, उसे बकवास बोलते हैं। तो आशा करता हूँ आज का रैंट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।